देखिए, आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पीछे के वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे। आज आपको हम उन बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे जिस बॉन्डिंग के द्वारा मोनोमर आपस में जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर एक प्रकरण है कि पॉलीमर में किस बॉन्ड के द्वारा मोनोमर जुड़े हुए हैं और वो किस प्रकार का पॉलीमर है। तो पॉलीमर के बारे में आपने जान चुका है कि प्रोटीन भी एक पॉलीमर है जो अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है। पॉलीसैकेराइड भी एक पॉलीमर है जो मोनोसैकेराइड के जुड़ने से बनता है। तो इस प्रकार आपका न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है जो न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनता है। तो अगर हम ये ध्यान दें कि इसमें कौन कौन से बॉन्डिंग होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड जो पॉलीमर है उसमें मोनोसैकेराइड जैसे डी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये जो जुड़ते हैं आपस में तो एक अणु जल का डिहाइड्रेशन होता है, ये निकल जाते हैं और उनके स्थान पर जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो हम ये जान लें कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ करके पॉलीसैकेराइड नामक पॉलीमर बनाते हैं। इसी प्रकार प्रोटीन पॉलीमर के बारे में अगर देखें तो सभी अमीनो एसिड्स जो आपस में जुड़ते हैं वो एक मॉलिक्यूल जब डिहाइड्रेशन होता है, जल का निष्कासन होता है, तो उनसे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उस पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये सभी अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर हम बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ये एक अणु जल के निकल जाने से एक एस्टर बॉन्ड बनता है। तो एक एस्टर बॉन्ड बनने का अर्थ ये है कि इसमें एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए का, उनसे ये उनका निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि जो शर्करा होती है, जो राइबोस शुगर होता है, उस शुगर में जो बेस होते हैं वह बेस भी राइबोस शर्करा या डीऑक्सी राइबोस शर्करा, हम जिसको कॉमन रूप में पेंटोस शर्करा भी कहेंगे, तो पेंटोस शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं और ये जुड़ करके उधर जो कार्बन नंबर 5 पर जो फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है वह एस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। तो इस प्रकार से एस्टर बॉन्ड से फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है, फिर एक फास्फोरिक अम्ल दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जब राइबोस से जुड़ता है तो वहाँ भी एक एस्टर बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से अगर कहा जाए कि ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये आपस में जो है जुड़ते हैं। इस प्रकार अगर हम ये देखें कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं, पॉलीसैकेराइड हैं, प्रोटीन हैं, इनकी इस तरह से बॉन्डिंग होती है और ये इस प्रकार से ये आपस में जुड़ते हैं। हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर देखें, उनके एक टर्न के पिच को अगर हम देखें तो एक टर्न जो न्यूक्लिक एसिड का क्लॉकवाइज जो बनता है, उनकी जो हाइट होती है, उनकी जो एक पिच होती है वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम की वो एक रोटेशन बनाते हैं, एक पिच बनाते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है तो क्लॉकवाइज जो स्ट्रैंड है वह 36 डिग्री
का वो टर्न करता है, वो घूमता है। इस प्रकार 34 एंगस्ट्रॉम के पिच में ये 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड के जब जुड़ते हैं तो 10 बार वह टर्न करते हैं और एक बार में 36 डिग्री का टर्निंग करते हैं। इस प्रकार 10 बार में 360 डिग्री वो कंप्लीट करके एक राउंड या एक रोटेशन पूरा करते हैं, जिसमें उनकी ऊंचाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है और दो पेयर जो बेस के होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम BDNA कहते हैं, ये BDNA कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जब वो निर्माण करते हैं तो उसमें जो बेस पेयर है, तो ये बेस पेयर आपस में एक बार प्यूरिन और दूसरी बार पायरिमिडीन, और दोनों प्यूरिन और पायरिमिडीन के जब बेस पेयर आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे के एंटी पैरेलल होकर के वो आपस में ज्वाइंट होते हैं। और अगर ये देखा जाए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या किन किन पेयर के बीच में कितनी होती है तो ये भी डिफर करती है। अगर एडेनिन प्यूरिन का बेस है एक तरफ तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन का थाइमिन, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। लेकिन अगर वहीं प्यूरिन का अगर ग्वानिन है तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन का साइटोसिन है तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इस प्रकार से ये बॉन्डिंग की क्रिया कंप्लीट होती है और ये बनते हैं। देखिए एक स्टेप आपका है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। डायनेमिक, देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं, आप इनको समझिए। व्हाट वी हैव लर्न till now is that living organism, be it simple bacterial cell or protozoan, a plant or animal, contain thousands of organic compounds. These compounds or biomolecules are present in certain concentrations. One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and all made from some other biomolecules. देखिए इसका अर्थ ये है जो मैंने बताया कि डायनेमिक स्टेट और बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स या कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ये क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में ये बताया गया है, इसमें जो ये वर्णन है कि हम ये चाहे वो एक छोटा सा माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोन हो या प्लांट और एनिमल हो, अगर हम देखें तो इनके सेल में हज़ारों की संख्या में ये केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये बायोमॉलिक्यूल्स का एक कंसंट्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि किसी बायोमॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो जाए, किसी का बहुत कम हो जाए, ऐसा नहीं। हर बायोमॉलिक्यूल्स का एक कंसंट्रेशन होता है और उस कंसंट्रेशन का बना रहना लिविंग स्टेट के लिए आवश्यक होता है। और अब ये स्थिर भी नहीं होते, ये बायोमॉलिक्यूल्स हमेशा वो रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा एक दूसरे में ये बनते और टूटते रहते हैं, एक बनते और टूटते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमेशा बायोमॉलिक्यूल्स एक निश्चित दर से इनमें हमेशा निर्माण होता रहता है और इनमें विघटन हुआ करता है, जिस क्रिया को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस प्रकार जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं सेल के अंदर, हम उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में हम अगर ये कह दें कि एक नया पदार्थ दूसरे पदार्थ में बनता है तो इसे हम एनाबॉलिक भी कह लेंगे। और यदि एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो इसे हम कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। लेकिन चाहे वो बड़ा मॉलिक्यूल बने या छोटा मॉलिक्यूल बने, हम उसको मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, यही है मेटाबोलाइट्स। तो इस प्रकार से अगर ये कहा जाए कि ये जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं हैं या जितने भी पदार्थ रासायनिक अपक्रियाओं में बनते और टूटते हैं, इनकी एक गति होती है।
अगर ये गति रुक जाए, ये गति बंद हो जाए, अवक्रियाओं के द्वारा जो छोटे या बड़े अणुओं का जो निर्माण है, या ये अगर बंद हो जाए, तो लिविंग स्टेट ही बंद हो जाएगा, अर्थात ये जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, यही डायनेमिक स्टेट होता है, यही डायनेमिक स्टेट है ऑफ लिविंग बींग्स का, और ये हमेशा जो है लिविंग सेल में ये बना रहता है। किसी का, जैसे कि अगर हम ये देख लें कि इसमें किसी भी प्रकार का कहीं टकराव नहीं होता, जैसे अगर देखें ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ए फ्यू एग्जांपल्स फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड्स इनटू ए अमीन, removal of amino group in nucleotide base, hydrolysis of glycosidic bond in a disaccharide. We can list in thousands of such example. Majority of these metabolic reactions do not occur in isolation but are always linked to some other reactions. In other words, metabolism are converted into each other in a series of linked reaction called metabolic pathway. देखिए, अब इसमें ये चीज़ें कहा गया है कि जो भी ये अपक्रियाएँ होती हैं, ये हमेशा एक दूसरे से लिंक होती हैं, और उसमें जैसे हम CO2 को केवल निकाल दें अमीनो एसिड्स में से, तो अमीन बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अगर हम ये एक अणु जोड़ दें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है पॉलीसैकेराइड में वो समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम प्रकार के रिएक्शंस होते रहते हैं। हम आगे ये देख लें, दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। जैसे कि हम चलते हैं शहरों में, तो एक रास्ते पर ट्रैफिक होती है, इधर रोड जाती है, उधर जाती है, चौराहे पर 2-4 रोड आपस में मिलती हैं, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा है। लेकिन वहाँ पर तो एक्सीडेंट भी होते हैं, सड़क पर कहीं अगर आप गलत चलते हैं तो एक्सीडेंट भी होते हैं। लेकिन यहाँ जो सेल के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएँ चलती हैं, जो भी इस प्रकार की क्रियाएं चलती हैं, अगर हम ये देखें तो इनमें किसी प्रकार का एक्सीडेंटल घटना नहीं होती। और ठीक उसी ट्रैफिक की तरह एक रिएक्शन उधर चल रहा है, दूसरा उधर चल रहा है, किसी से बन रहा है तो किसी से टूट रहा है, वही केमिकल कहीं जा कर के निर्मित हो रहा है, बड़ा बन रहा है, तो वही केमिकल फिर दूसरी तरफ जा कर के वो छोटे अणुओं में टूट रहा है। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो इनके जो इनर्जेटिक ये सब जो रिएक्शंस हैं, ये आपस में एक लंबी पाथवे के रूप में ये चलते हैं, और इसी प्रकार से ये लगातार लिविंग स्टेट में ये चलते रहते हैं। हम ये भी देख लें, दिस पाथवे क्रिस क्रॉस अनदर, देयर आर ट्रैफिक जंक्शन बट मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए डिफिनिट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक. This metabolites flow in called the dynamic state of body constituents. What is most important is that the interlinked metabolic pathway is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions. वही मैंने कहा कि किसी प्रकार का इसमें कोई मिसहैप नहीं होता, और हमेशा जो है एक न्यू डायरेक्शन में ये हमेशा चलते हैं. Another features of this metabolic reaction is that every chemical reaction is catalyzed reaction. There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी जानना है कि सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस या अभिक्रियाएँ चलती हैं वो कैटलाइज्ड होती हैं, वो इंजाइमेटिक्स होती हैं, क्योंकि बिना इंजाइम के वो संपन्न नहीं होती और उनकी दर भी एक सामान्य बनी रहती है। तो इस प्रकार से कैटलाइज्ड रिएक्शन होती हैं. देयर इज नो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कन्वर्जन लिविंग सिस्टम. इवन CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, ए फिजिकल प्रोसेस, इज ए कैटलाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम. आप ये जानते हैं कि CO2 पानी में घुल जाता है, एक फिजिकल प्रोसेस है. सामान्यतः CO2 पानी में घुला रहता है, लेकिन अगर वही लिविंग स्टेट में देखें सेल के अंदर, तो यही CO2 ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है. और इस प्रकार से ये लिविंग स्टेट में ये जल में घुलना एक कैटलाइज होता है. कितनी जल्दी से ये जल में घुले तो ये कैटलाइज्ड हो जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है. द कैटलिस्ट विच हैस्टेन द रेट गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर आल्सो प्रोटीन. और ये जितने भी
कैटलाइज्ड करने वाले जो केमिकल हैं, अगर ये देखा जाए तो मोस्टली प्रोटीन है, मेनली प्रोटीन है। ये प्रोटीन ही ये कैटलाइज का काम करते हैं, जिन्हें हम इंजाइम कहते हैं। और ये कैटलिटिक पावर आर नेम, प्रोटीन के कैटलिटिक पावर को हम इंजाइम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस होते हैं उनमें ये कैटलिटिक पावर होते हैं, और इंजाइम उसमें प्रोटीन ही इंजाइम बनकर के उनको प्रेरित करते हैं। और ये रासायनिक क्रियाओं की जो गतिशीलता है, यही लिविंग स्टेट है, यही कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। एक तरफ बड़े अणुओं का बनना एनाबॉलिक, और एक तरफ छोटे अणुओं में टूटना ये कैटाबॉलिक, यही कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग स्टेट है। धन्यवाद।